नमस्कार। आज और इस वक्त मैं मौजूद हूं दरियावद विधानसभा के काली कंकर गांव में और यहां पर होली मिलन समारोह रखा गया था। 7वां फसली उत्सव यहां पर मनाया जा रहा था और यहां पर दरियावद विधानसभा के विधायक खुद थावरचंद जी डामोर भी यहां पर पधारे थे। वेशभूषा में अपने पहुंचे हैं, हाथ में लठ है और यहाँ पर देखिए पैरों में घुंघरू भी बांधे हुए हैं और तलवार भी लेकर हाथ में पहुंचे थे यहाँ। आज इनसे बातचीत करेंगे वास्तविक ये होली मिलन समारोह आखिर क्यों रखा जाता है। थावरचंद जी, पिछले कितने सालों से होली मिलन समारोह रखा जाता है यहाँ पर? ये फसली उत्सव त्योहार है। इसके पीछे एक मान्यता है कि हमारे पुरखों का जो खेत से अनाज खलिहानों तक जाता था उसके बाद में पूरे साल का एक उत्सव के रूप में मनाते थे। और एक मान्यता ये थी कि उस साल जितने भी लोग हमारे बीच में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, उनके घर जाकर बैठकर उनको याद किया जाता है, शोक व्यक्त किया जाता है। साथ साथ में इस पूरे साल के अंदर छोटी से बड़ी कोई भी लड़ाई हो, कोई भी बात हो, तो इस दिन उसको भूल जाते हैं और एक साथ में मिलकर यहाँ खेल खेलते हैं। दूसरी बात यह है कि आदिवासी परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, ये मेरे द्वारा नहीं कह सकता। इस आदिवासी परिवार के अंदर हर एक व्यक्ति हो सकता है और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंदर मैं भाग लेता हूँ। और आदिवासी परिवार द्वारा एक ये सोच है उनकी कि आधुनिक पीढ़ी जो है वो पुरखों की इतनी गौरवशाली देन और गौरवशाली संस्कृति है जो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर थी, जिसकी इस संस्कृति से ही हमारी पहचान है, इस संस्कृति से हम आदिवासी ही ये लोग कहेंगे। इस आदिवासी होने की वजह से ही हमको अधिकार मिले हुए हैं, तो इसको पुनः जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो विलुप्त हो जाएगी तो कहाँ मिलेगी। इसलिए इस साल ये सातवां फसली उत्सव कार्यक्रम है होली का, जहाँ पर हम लोगों ने आपने सबने कार्यक्रम को देखा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ पर 500,000 लोग इकट्ठे होकर भी छोटी बड़ी बात के लिए लड़ा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में करीब 40-50 हज़ार लोग आपने देखे थे। और ये सिर्फ तलवारें, किसी के पास बंदूक भी हो तो किस अनुशासन के साथ में एक साथ यहाँ पर घुंघरू की झनकार पर, ढोल की थाप पर कैसे एक दूसरे के पांव एक कदम पर सुर मिलाकर चलते हैं, कैसे महिलाएं धारुआ नृत्य करती है। एक अनूठा परंपराएं हैं जहाँ पर शौर्य पराक्रम आदिवासी का एक साथ अनुशासन में दिखता है और इसको पुनः जीवित करने का काम आदिवासी परिवार द्वारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से एक और बात कहना चाहेंगे कि आदिवासी अपनी मूल संस्कृति के साथ साथ में अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक होता जा रहा है। ये बड़ी बात है, इन जागरूकता की वजह से ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और इतना शानदार कार्यक्रम जहाँ पर प्रशासन भी, जब पुलिस प्रशासन भी आता है तो एक टेंट के नीचे बैठता है, हमारे आयोजक और हमारे आयोजक कमेटी और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता स्वयं अपना कार्यक्रम मानकर इसको इतना सफल बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक बात बहुत अच्छे से नोट करी, यहाँ पर चारों ओर से महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, युवा थे, सबके हाथों में हथियार थे, लेकिन किसी प्रकार की कोई नोकझोंक नहीं हुई। और छोटे छोटे बाजार होते, वहां पर हाट लगते, मेले लगते, लेकिन अचानक से लड़ाई हो जाती। इतना भाईचारा कैसे बनाया? सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से कहीं गुना अब आदिवासी परिवार द्वारा ये सुधार हुआ, काफी समझदारी आई है। और इस समझदारी के बाद में हमने कहा कि ये कार्यक्रम आपका अपना है, ये कार्यक्रम अगर सफल बनाते तो आप बनाओगे, इसकी शोभा आपसे है। और जिस प्रकार से देखा गया कि अन्य कई जगह पर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती, हमने कहा कि पूरे साल भर में हम लोग इंतजार करते हैं कि 9 अगस्त कार्यक्रम कब आएगा, ये होली का मिलन समारोह कब आएगा। कोई भाई अहमदाबाद है, कोई दूर काम करता है, कोई नौकरी करता है, सब छोड़ के इस दिन का इंतजार करते हैं और यहाँ आकर अपने पूरे परिवार गांव समेत यहाँ पूरे पूरे पालों समेत आते हैं। तो पूरे साल भर की जितनी भी लड़ाई हो, छोटी मोटी बात हो, सारी खत्म हो जाती है। और इस दिन यहाँ पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता, एक दूसरे के प्रेम, लगाव और विश्वास है। जो आप देख रहे हो कि ऐसी नंगी तलवारें लेकर भी यहाँ एक साथ कदम से कदम मिला खेल सकता है, तो हर कहीं नहीं हो सकता, ये सिर्फ आदिवासियों में हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक राजनीतिक बात करेंगे। यहाँ पर आपके साथ में बहुत सारे युवा हैं जिनके हाथों में अभी भी तलवारें हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई नोकझोंक नहीं, किसी प्रकार का कोई शराब का सेवन नहीं कर रखा। लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां हैं वो आप पर आरोप लगाती, बाप पार्टी पर, कि ये पत्थरबाजी यही करवाते हैं, युवाओं को गुमराह ये करते हैं, लेकिन आज तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखो, कुछ लोग हैं जिनकी गंदी मानसिकता है, वो नहीं चाहते कि नौजवान आगे आए, वो नहीं चाहते कि ऊपर आए। अब मेरा ये भी कहना है कि कुछ लोग, कुछ ऐसे लड़के हो सकते हैं जो गलत रास्ता पकड़ते हैं। गलत रास्ता पकड़ने का एक कारण हो सकता है बेरोजगारी, दूसरा कारण हो सकता है उसके लालन पालन में ठीक इसी तरीके से उसको नहीं बड़ा किया जा रहा है, तीसरा कारण हो सकता है कि आज क्षेत्र के अंदर
कहीं न कहीं वो जो लोग हैं तो सामाजिक स्तर पर जो अपराधी होता है उसकी कोई जात नहीं होती, उसकी कोई समाज नहीं होती, वो घृणित मानसिकता कोई भी हो सकता है। और हर विभाग हर समाजों में कहीं कोई कोई कभी कभी हो जाता है, ये कोई वो बात नहीं है, लेकिन हम इसको कंट्रोलिंग करें। दूसरी बात, जो लोग आज यहाँ हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं, कई बंदूकों से भी सलामी होती है, क्या इनमें से कभी किसी को देखा है एक दूसरे को तलवार मारते हुए? जब नहीं मार रहे हैं तो फिर आदिवासियों का अनुशासन है। सवाल ये खड़ा होता है कि कई बार ऐसे पत्थर माफियाओं को कोई और पोषित भी करता है, और जब ये जेलों में जाते हैं तो उनको छुड़ाने के लिए भी वही लोग पैरवी करके लेके आते हैं, उनका हौसला तब बुलंद होता है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं उनके खुद को उनकी गिरेबान में झांकना चाहिए कि कैसे कैसे बयान देते हैं। कोई कहता है कि उनके घर जला देने चाहिए, कोई कहता है कि आदिवासी को लट मारना चाहिए। तो वो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं तो उनके समर्थक इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, आए दिन पत्थरबाजी कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए, कितना अनुशासन आपने देखा है, अनूठी परंपरा है उनको। आज तलवार बंदूक की नोक पर भी हम एक अनुशासन में कार्य करते हैं। ठीक है। आपकी विधायकी के पूरे 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपने आपकी विधानसभा में क्या ऐसे कुछ बड़े काम करवाए, गिना सकते हैं आप कुछ? मैं तो गिनाऊंगा ही गिनाऊंगा, पर मेरी विधानसभा की जनता, वहाँ के कार्यकर्ताओं से भी आप पूछ सकते हो, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब भारत तो डिजिटल इंडिया की बात करता है, और भारत के अंदर जब आदिवासी क्षेत्रों के अंदर पहाड़ों पर चढ़कर भी नेटवर्क नहीं आता हो तो उन आदिवासियों का क्या हाल होगा। ऐसे में डिजिटल इंडिया से मेरा भाई, मेरा छोटा भाई जो स्कूल में पढ़ता है वो वंचित नहीं हो जाए, कोई भी कार्य ऑनलाइन होते हैं वो भी दूर नहीं हो जाए। इसलिए लगभग 200 स्कूलों के अंदर मैंने, छोटी स्कूलों के अंदर लैपटॉप प्रोजेक्टर लगाकर एक डिजिटल क्रांति लेके आया हूँ। कई स्कूलों के अंदर मुझे एक बात और मालूम है अच्छी तरीके से कि जो समाज शिक्षित होगा, वही पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा तो अपने अधिकारों को जानेगा। अधिकारों के साथ साथ में वो जो समाज शिक्षित होगा तो सरकार की योजनाओं का लाभ ले पाएगा। इसलिए शिक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए मैंने कई स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। जहां झालावाड़ की घटना के बाद में मेरे मन में चीज आई कि विधायक मत का उपयोग सही ढंग से करूंगा न, और उसी तरीके से मैंने प्रयास किया। कई स्कूलों में टीन शेड लगवाए जहां पर 500-500 बच्चे बैठ सकते हैं, और साथ साथ में कई भवन जर्जर है वहां के लिए भी काम करें। लाइब्रेरी डिजिटल बन रही है, कई जगह ऐसी जो आंगनबाड़ी है, माहवाड़ी है, स्कूल है, या ऐसी बस्ती है जहां तक आजादी के बाद आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया हो या पानी नहीं पहुंचा हो, वहां पर भी हेडपंप लगाए हैं। कई सड़कें बन रही हैं, लेकिन विकास विरोधी लोग उनको आज भी पसंद नहीं है। तो कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हर तरीके की टांग अड़ाने की कोशिश की है। तो हर तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जनता समझती है आज की तारीख में। दरियावत की जनता वो समझदार है, यहाँ के कार्यकर्ता वो समझदार है, और मेरे प्रयासों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। विधानसभा के अंदर भी गया हूँ तो रोज मेरे जो भी बोलता हूँ देखते हैं, और इनके हक की और हित की बात को हमेशा ले जाता हूँ, क्योंकि मैं भी सड़क से उठा हूँ। मेरे पिता किसान है, खेतों से काम करते हुए सदन तक गया हूँ। नौजवान युवा हूँ तो युवाओं की पीड़ा को समझता हूँ, किसान हूँ तो किसान की समस्या को समझता हूँ, और गरीबी देखी है, मजबूरी देखी है, और पढ़ाई लिखाई करते वक्त भी मजदूरी करके की है। तो एक बेरोजगार युवाओं की पीड़ाओं को भी समझता हूँ। अभी हाल फिलहाल में बाप पार्टी के अन्य विधायक भी थे आपके साथ में, और एक ही प्रकार की ड्रेस पहनी हुई थी और ऊपर किसी प्रकार का अखबार की शायद कटिंग लगी हुई थी। क्या मुद्दा था और प्रदर्शन किया था आपने? हमारा एक मकसद रहता है कि अंधे और बहरों को सुनाने के लिए धमाके जरूरी होते हैं। अच्छा। और उसी प्रयास की वजह से हमने ये कोशिश की थी कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर कांग्रेस की जब सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार के समय में पेपर लीक बार बार हुए थे, और पेपर लीक जब होते थे बार बार तो बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस करता था, और सत्ता बीजेपी विपक्ष में थी। और उस वक्त ये सत्ता में जब आए कि बेरोजगारों का मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये पेपर लीक हो रहे हैं, इन बातों को लेकर विधानसभा में हम सत्ता में आएंगे तो सीबीआई जांच कराएंगे, ये वाली जांच कराएंगे, एसओजी की जांच कराएंगे, जितने भी माफिया है अंदर जाएंगे। और उसके बाद में विधानसभा के अंदर उन्होंने प्रदर्शन किया था, जो उसकी अखबार की कटिंग थी। तो उस दिन सरकार 2 साल बनाम 5 साल का एक डिबेट कराना चाह रही थी। तो हमने कहा कि हम ये सत्ता पक्ष है जो विपक्ष पे आरोप लगाएगी, विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगाएगा, तो क्यों नहीं, हम तो निष्पक्ष हैं, जनता ने दोनों को हरा कर भेजा है, तो हम तो खुलकर सही बोलेंगे। और बेरोजगारी का दंश मैंने भी झेला हुआ है, किस प्रकार की एक बेरोजगार को पीड़ा होती है, जहां पर हमारे जो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, खेत गिरवी रखता है, गहने गिरवी रखता है, माँ बाप एक वक्त की रोटी नहीं खाते हैं, वो मजदूरी करते हैं, बेटे को पढ़ाते हैं, बेटी को पढ़ाते हैं, बड़े सपने देखते हैं, और जब उनकी तैयारी के लिए जयपुर जैसी महंगी सिटी में जोधपुर भेजते हैं, और अचानक से खबरें आती है कि आज का पेपर लीक हो गया, तो उनकी क्या पीड़ा होगी, उनके कैसे लोग, उनके घर परिवार कितना बर्बाद होता है। तो उस पीड़ा को हमने करीब से देखा है,
वो सरकार को याद दिला रहे थे कि आप जिस विषय और मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में थे और सत्ता में आए, आज आपकी करनी और कथनी में अंतर कैसे हो सकता है, आज आप बदल कैसे सकते हो। और ये जनता प्रदेश की देख रही है, प्रदेश की जनता निर्णय लेगी, न्याय करेगी कि कौन लोग ऐसे हैं। यदि ऐसा ही रवैया रहा कि 3 साल बीत जाने के 2 साल बीत जाने के बाद भी आप कह रहे हो कि उस सरकार ने ऐसा किया था, आपको सत्ता में लाया क्यों, आप क्या करना चाहते हो, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको क्या नीतियां बनानी है, ये आपका स्पष्ट विजन नहीं है तो 2 साल बाद निकल जाएंगे। और अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसे आरोप लगाती रहेगी तो जनता राजस्थान की 75 वर्षों से ठगा ठगा महसूस कर रही है और उन्होंने तीसरा विकल्प चुन लिया है। और उन्हें लगता है कि तीसरे विकल्प के रूप में इन दोनों को हटाकर नए विश्वसनीय लोग यहाँ आगे लाएंगे। तो इसलिए जनता धीरे धीरे उनके कारनामे देख रही है और हमारे साथ जरूर आएगी। ठीक है, अभी 2 साल तो आपके पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी 3 साल का कार्यकाल है जो आपका बाकी है। आगे का क्या प्लान है जनता के लिए? मेरा एक प्लान ये है कि आदिवासी अंचल के अंदर सुदूर क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज तक पानी नहीं पहुंचा हो, वहां मैं मेरे मदद से भी लगाऊंगा, सरकारों के बीच में भी जाऊंगा, जो भी सामान्य भी बैठाना पड़े। और दूसरा, मैं जनता के हित में हर जगह जा सकता हूँ, जो भी जनता के लिए सही लगे, जनता के हित में जो काम करना पड़े उन सबसे मिलकर काम करवाऊंगा। दूसरी बात ये थी कि यहाँ का किसान ही, किसानों के हित में यहाँ पर कृषि मंडी के लिए हाईकोर्ट का केस जीते थे, साजिशों के साथ में हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सबको मालूम है इसके पीछे किसकी साजिश थी और कौन लोग ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट तक जाने तक, है ना, सीमा जानकारी तक रोक लगाने की कोशिश करे थे। सरकारें जिनकी थी, सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया गया था। कौन ऐसे लोग तो जो किसान जब मजबूरी में खाद की लाइनों में खड़ा रहता है तो खड़े नहीं रहते हैं। और कई ऐसे कमल कांग्रेस के लोग हैं जो झूठे आरोप लगाते हैं हम पर। तो हम तो ये कहते हैं कि आज एक व्यापारी भी बोल दे कि 1 रुपया भी हम हमसे लिया है तो हम तो राजनीति छोड़ दें, क्योंकि किसानों के मुद्दों पर हम जीत के आए हैं, उनके साथ धोखा नहीं हो सकता। नौजवानों के मुद्दों पर जीत के आए, धोखा नहीं हो सकता। झूठे लोग और झूठी बातें, झूठी अफवाहें हमेशा चलेगी। चलाने वाले लोग, जनता ये निर्णय करेगी कि आप जिसके ऊपर भरोसा करें वो सही है कि नहीं है। दूसरी बात, आने वाला समय है जहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की जो बात होगी वो ले जाएंगे। आदिवासी अंचल के अंदर जहाँ बरसों से लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, उनको वन विभाग हो, चारागाह हो, बिला नाम जमीन हो, वहाँ हमेशा खदेड़ा जाता है, कभी विकास के नाम पर विस्थापित किया जाता है। उनके हक की बात करेंगे। विधानसभा के अंदर जो विधायक मत का बजट है, अधिक से अधिक संख्या में हम शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे ताकि यहाँ की शिक्षण व्यवस्था मजबूत हो पाए और हमारा समाज उन्नति करे, हमारे लोग उन्नति करे। और आगे आकर वो शिक्षा में जब मजबूत होंगे तो सरकार की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, सरकार के तमाम जो हमारा अधिकार है, हक है, उसकी बात को पुरजोर तरीके से उठा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे खास हमारे साथ में धरियावद के विधायक थावरचंद जी डामोर, जिनके वीडियोस आपने अक्सर देखे होंगे। विधानसभा में बेबाकी से उठाते हैं, आदिवासी अंचल के जो भी छोटे मोटे मुद्दे हो उनको बेबाकी से रखने का प्रयास करते हैं और हमारे सवालों पर भी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूं प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज। नमस्कार।